स्टार्ट। आवाज चेक। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बजट 2022-23 जो 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दोस्तों आपके सामने आज प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरे बजट को पूरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ज्ञान नहीं बांटूंगा, जो केवल सवाल पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी पर दोस्तों बात करने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों अगर आपको पूरा बजट देखना है तो बजट का भाषण सुन लीजिएगा, वही दोस्तों पूरा बजट होता है। उसका जो निचोड़ है वो आपके सामने अगले 1 घंटे में दोस्तों रखने नहीं वाला हूं, आपको याद करवाने वाला हूं। तो 1 घंटे पूरी शिद्दत के साथ में पूरे बजट को देखिएगा। पूरे 1 साल तक दोस्तों आपको विभिन्न विभिन्न एग्जाम के अंदर इससे सवाल मिलने वाले हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किशन ठाकुर, कौशल्य, पप्पू राम, जितेंद्र, दिनेश, शाहरुख, प्रकाश, करण, सुबिया, सभी का स्वागत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यूनियन बजट 2022-23 जो भारत की दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार चौथी बार दोस्तों जो बजट है वो पेश किया। पेपरलेस बजट था। इससे पिछली बार दोस्तों 2021-22 का जो बजट है वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। आइए दोस्तों बात करते हैं इस बार के बजट में। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशन। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है। क्या ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है? हासिल कहां नसीबों से होती है। क्या ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है? हासिल कहां नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। क्या जहां तुम्हारी मेहनत होती है, जहां तुम्हारे मां बाप का सपना होता है, जहां जुनून, पागलपन, हौसला होता है, वहां ये मंजिल घुटने टेकती है। और देखना अगले 50 मिनट में बजट दोस्तों आपके सामने घुटने टेक देगा। ये देखिए आज का पहला सवाल। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बजट के अंतिम पॉइंट तक आपको लेकर जाऊंगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? देखिए बजट जो शब्द है ना दोस्तों, इस बजट की जगह हमारे संविधान में कौन सा वर्ड है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और मैंने आपको कहा था ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 112। और दोस्तों जो बजट है वो कैसा विधेयक है ये ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों धन विधेयक है, ये मनी बिल है। और मैंने आपसे कहा था धन विधेयक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 110 नंबर के अनुच्छेद में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे दोस्तों हम अपनी भाषा में बजट कहते हैं, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। और आर्टिकल दोस्तों 2661 है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा संचित निधि जो है, कंसोलिडेटेड फंड, इसका दोस्तों उल्लेख है। हमारी बातचीत किस पे होंगी? वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसके ऊपर दोस्तों हमारी बातचीत है। कुछ 4-5 बातें इसके इतिहास के बारे में जान लीजिए दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट था वो के षणमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 4-5 बातें लिख रहा हूं यहां पर। ये 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत का जो पहला जो बजट है ये के षणमुखम सेठी के द्वारा दोस्तों इसे प्रस्तुत किया गया। अगर पूछे आपसे जो अपनी निर्मला सीतारमन जी है, इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लगातार चौथी बार बजट है दोस्तों जो प्रस्तुत किया जा रहा है। और सन 2021-22 का जो बजट था ये पहला दोस्तों पेपरलेस बजट था। क्या पहला पेपरलेस जो बजट है वो दोस्तों सन 2021-22 का है। और सर्वाधिक जो बजट है वो मोरारजी देसाई जो हैं इनके द्वारा दोस्तों 10 बार प्रस्तुत किया गया। तो मोरारजी देसाई इनके द्वारा ध्यान रखिएगा 10 बार दोस्तों सबसे अधिक बजट जो है ये दोस्तों ध्यान रखना प्रस्तुत है। तो आज का पहला
पहला जो सवाल है जो बजट का इतिहास है उसके बारे में देखिए दोस्तों, बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल नंबर 112। दोस्तों भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला दोस्तों जो बजट है षणमुखम सेठी जी के द्वारा, सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई जी के द्वारा 10 बार दोस्तों। अगर पूछे आपसे निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बार, टोटल दोस्तों 4 बार। अगर पूछे भारत का पहला पेपरलेस बजट दोस्तों 2021-22 का बजट। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और इस बजट का पहला खतरनाक प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? लिखना दोस्तों छपेगा, राजकोषीय घाटा, इसे कहते हैं इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट है। और मैंने आपसे कहा था जो उधार ली जाती है ना दोस्तों उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट है। और अगर आपसे पूछे 2022-23 में कितना अनुमान है, तो यहां देखो दोस्तों 2022-23 इसमें कितने का अनुमान है? 6.4%। 2021-22 6.9%। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, वर्ष 2022-23 में 6.4% और 2021-22 के अंदर 6.9%। पहला सवाल दोस्तों कि बजट 2022-23 के अंदर राजकोषीय घाटा 6.4% का अनुमान और पिछले वर्ष में 6.9% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे, ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं कि भाई चालू वित्त वर्ष में 6.9% है, 2022-23 में 6.4। ये पॉइंट भी दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे केंद्र का तो दोस्तों 6.9 और 6.4 है। केंद्र ने राज्यों से क्या कहा है? केंद्र ने राज्यों से कहा है दोस्तों कि तुम कितना कर सकते हो? 4%। इस सवाल को नोट करना, राज्य दोस्तों ये कितना राजकोषीय घाटा कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, राज्य दोस्तों अपना राजकोषीय घाटा अपनी जीडीपी का 4% तक दोस्तों कर सकते हैं, इसकी अनुमति होगी। तीनों पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चालू वित्त वर्ष दोस्तों भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने परसेंट का अनुमान है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की दोस्तों हमारी जो आपके वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो बजट है ना वो इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था कि भारत की दोस्तों वृद्धि दर लगभग 9.2% रहेगी और जो दोस्तों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो वृद्धि दर है वो 9.27% रहने का दोस्तों अनुमान है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ये दोस्तों कितना? 9.2% या दोस्तों 9.27%। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतकाल, ये देखो दोस्तों नया क्वेश्चन है। अमृतकाल की अवधि है, एक्चुअली में दोस्तों ये जो वर्ष है आजादी की 75वीं वर्षगांठ, याद कीजिए आजादी की कौन सी 75वीं वर्षगांठ, और इसे दोस्तों किस रूप में मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि आजादी की दोस्तों जो 100वीं वर्षगांठ होगी, क्या होगी? आजादी की जो 100वीं वर्षगांठ होगी, इस दोस्तों 100वीं वर्षगांठ और 75वीं वर्षगांठ के बीच में कितने वर्ष हैं? 25 दोस्तों वर्ष हैं और इस 25 वर्ष को अमृतकाल कहा गया है। क्या? इस 25 वर्ष को ध्यान रखना, अमृतकाल। तो इस बजट को किस काल का बजट कहेंगे? अमृतकाल के लिए दोस्तों समर्पित बजट कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछे अमृतकाल की जो अवधि है वो कितनी है दोस्तों? 25 वर्ष की अवधि है। फिर सुनिए मेरी बात को, इस वर्ष अमृत महोत्सव आजादी की दोस्तों 75वीं वर्षगांठ है। 25 साल बाद आजादी की कौन सी वर्षगांठ है? 100वीं दोस्तों वर्षगांठ है। कितने साल का अंतर? 25 वर्ष का अंतर है।
इसी दोस्तों 25 वर्ष को क्या कहा गया है? अमृतकाल दोस्तों कहा गया। और दोस्तों वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो अमृतकाल है ना दोस्तों, ये 5-4 जो है इसमें 4 प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। तो अगर आपसे पूछे अमृतकाल में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई हैं? 4 दोस्तों प्राथमिकता तय की गई है। कौन कौन सी है? तो आइए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे कौन कौन सी 4 प्राथमिकताएं तय हुई है, पहली बात तो दोस्तों पीएम गति शक्ति। कौन सी है? पीएम गति शक्ति, आगे बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों समेकित विकास। इसका अंतर क्या है? इसका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट या दोस्तों समेकित विकास, सबका साथ सबका विकास है। अगला क्वेश्चन उत्पाद संवर्धन दोस्तों, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, साथ में दोस्तों निवेश, इसके साथ में अवसर अपॉर्चुनिटी, और दोस्तों ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। इसको एक पॉइंट माना है। और एक पॉइंट है निवेश को वित्तीय मदद। कुल मिलाकर दोस्तों जो बजट है ना, इस बजट में जो बल दिया गया है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट। फिर मेरी बात सुनना आप दोस्तों, इस बजट में किस पर बल है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर बल दिया गया। अगर पूछे आपसे कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सा मास्टर प्लान है, वो है दोस्तों पीएम गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए मास्टर प्लान। अगर पूछे सबका साथ सबका विकास, समेकित विकास, इसके साथ में दोस्तों उत्पाद का संवर्धन करना, अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु, ये एक पॉइंट है। और निवेश को वित्तीय मदद जो है ये दोस्तों चौथा पॉइंट है। तो अगर पूछे आपसे अमृतकाल दोस्तों कितनी प्राथमिकताएं? 4 प्राथमिकताएं। कौन कौन सी? गति शक्ति दोस्तों, दूसरा ध्यान रखना समेकित विकास, तीसरा ऊर्जा संक्रमण, जलवायु दोस्तों कार्य, और इसके साथ में ध्यान रखिएगा चौथा जो नंबर है वो है निवेश को वित्तीय मदद। ये 4 दोस्तों ध्यान रखना प्राथमिकताएं जो हैं वो तय की गई है। अब देखो पहला दोस्तों काम कौन सा है? पीएम गति शक्ति योजना। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दोस्तों जो जो मंत्रालय आपस में एक दूसरे से लिंक है, क्या? जो भी मंत्रालय आपस में एक दूसरे से लिंक है उन सभी को एक साथ जोड़ देना, यह है दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना। जो विभाग एक साथ काम करते हैं उन्हें एक साथ दोस्तों मिला देना, यह है पीएम गति शक्ति योजना। उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों डेवलप करना। तो सवाल पढ़ो, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022-23 में किया गया? 4 प्राथमिकताएं, उसमें सबसे पहली कौन सी है? पीएम गति शक्ति। और इसके लिए कितने दोस्तों इंजन? 7 इंजन जो है वो दोस्तों हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा यहां पर बताए गए कि पीएम गति शक्ति इज ड्रिवन बाय 7 इंजन। कितने? 7 इंजन। कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवे और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। परिवहन जो है ये दोस्तों ध्यान रखना 7 इंजन है। परिवहन के अलग अलग दोस्तों प्रकार है, रोड से हो सकता है, रेलवे से हो सकता है, या दोस्तों आपके एयरपोर्ट है, या दोस्तों वाटरवे है, या दोस्तों लॉजिस्टिक है। कुल मिलाकर ऐसे 7 इंजन है। तो अगर आपसे पूछे कि कितनी प्राथमिकताएं? 4। और पीएम गति शक्ति दोस्तों कितने इंजन? ध्यान रखिएगा 7 है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दोस्तों ध्यान रखना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका डेवलपमेंट करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर पूछे आपसे ये 7 दोस्तों इसके क्या हो गए? इंजन। एक सवाल नोट कर लेना कि राष्ट्रीय राजमार्ग इस वर्ष में कितना उसका विस्तार किया जाएगा? तो लिख लेना 25,000 किलोमीटर इतने का विस्तार दोस्तों वर्ष 2022
2022-23 के अंदर होगा। तो अगर आपसे पूछे कि पीएम गति शक्ति योजना के तहत कितने दोस्तों किलोमीटर का नेशनल हाईवे का विस्तार होगा, तो 25,000 किलोमीटर जो है इतने का दोस्तों नेशनल हाईवे का विस्तार होगा, जो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022-23 के बजट में पीपीपी मॉडल पर कुल कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। सीधा सवाल है, कौन सा मॉडल? पीपीपी। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मतलब कि दोस्तों जिसमें सरकार भी हो और सामने दोस्तों जो जनता है वो भी इसमें शामिल हो, यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके तहत कितने दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? 4 ध्यान रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। तो बजट 2022-23 में दोस्तों कितनी प्राथमिकताएं? ध्यान रखना 4 प्राथमिकताएं। 4 में दोस्तों पहली कौन सी है? गति शक्ति। कितने इंजन? टोटल 7 इंजन। अगर पूछे दोस्तों सड़क जो है नेशनल हाईवे में, ध्यान रखना 25,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? 4 दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला क्वेश्चन, अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? अभी कौन सा पॉइंट चल रहा है दोस्तों? सड़क, रेलवे, ये किसके अंदर है? पीएम गति शक्ति के 7 इंजन के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि वंदे भारत रेलगाड़ी अगले 3 वर्ष, पहला पॉइंट तो हो गया कितने वर्ष में? अगले 3 वर्ष में कितनी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 400 वंदे भारत जो दोस्तों रेलगाड़ी है, इनका दोस्तों निर्माण जो है वो भारत के अंदर किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि अगले 3 वर्ष में कितनी दोस्तों वंदे भारत रेलगाड़ी? 400 वंदे भारत रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी से संबंधित एक बहुत खतरनाक प्रश्न, ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक बढ़िया लेवल का प्रश्न है। पहले सवाल सुनिए, 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर दौड़ा जाएगा। कवच दोस्तों तकनीक क्या है? क्या अगर आपसे पूछ ले कि जो एक कवच है, ये कवच तकनीक दोस्तों क्या है? अगर आपसे पूछे, एक्चुअली मैं दोस्तों बड़ी आसान भाषा में कह रहा हूं आपसे, एक रेलवे ट्रैक है। क्या ये दोस्तों रेलवे ट्रैक है? और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या है? इस रेलवे ट्रैक पे दोस्तों ध्यान रखना, एक गाड़ी इधर से, क्या एक ट्रेन दोस्तों इधर से आई है और एक ट्रेन जो है वो दोस्तों इधर से आई है। अब दोस्तों एक ही रेल पटरी पर, क्या एक ही ट्रैक पर अगर 2 गाड़ी आमने सामने से आ गई तो एक निश्चित दूरी पर अपने आप दोस्तों ऑटोमेटिक, फिर सुन लो, अपने आप ऑटोमेटिक ये दोस्तों एक निश्चित दूरी पर आकर के रुक जाएं। क्या रुक जाएं? इसे कहते हैं कवच तकनीक। क्या कवच तकनीक है? मेरी बात सुन रहे हो? ऑटोमेटिक दोस्तों दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीक है? कवच। लिख लो नोट करके, एक रेलवे ट्रैक, क्या एक रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछे कि एक रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे जो ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेन अगर एक साथ आए, क्या 2 रेलगाड़ी एक साथ आ जाए, क्या एक साथ आ जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना एक निश्चित दूरी पर उन्हें रोकने के लिए, क्या एक निश्चित दूरी पर उन्हें दोस्तों रोकने के लिए कौन सी तकनीक है? वो तकनीक है कवच तकनीक। कौन सी? कवच तकनीक है। तो कवच तकनीक के तहत कितना किलोमीटर? 2000 किलोमीटर जो है इस रेलवे मार्ग का दोस्तों विकास किया जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों बजट में बोल तो दिया किसने? दोस्तों वित्त मंत्री ने। इसको पढ़ने में दोस्तों रायता फैल गया। क्या अब इसको ढूंढना पड़ता है कवच तकनीक कौन सी तकनीक है। तो ध्यान रखिएगा, कवच तकनीक का मतलब है एक रेलवे ट्रैक के ऊपर 2 दोस्तों गाड़ी आमने सामने, उन्हें रोकने के लिए उद्देश्य है जीरो एक्सीडेंट। लिखो, अगर पूछे आपसे क्या उद्देश्य है तो इसका उद्देश्य है जीरो एक्सीडेंट दोस्तों।
ये इसका उद्देश्य है। और अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी इनका दोस्तों निर्माण जो है किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्या, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति, ये वो सवाल है जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोच के बताओ दोस्तों, सर्वाधिक पैसा भारत वालों के पास कहां से आएगा? अरे उधार क्या, उधार दोस्तों। और सबसे अधिक पैसा किसमें देना पड़ेगा दोस्तों? उस उधार की ब्याज को चुकाने में। अब सुनो सवाल, बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है क्या, सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो प्राप्ति है वो उधार और देयता से होती है क्या, सबसे अधिक प्राप्ति उधार और देयता से। पहले स्थान पे है, दूसरे पे दोस्तों ध्यान रखना जीएसटी, तीसरे पर अगर आपसे पूछे निगम कर, और दोस्तों तीसरे ही स्थान पे कौन है? आयकर। अब आपसे पूछेगा कि अगर 1 रुपया प्राप्त होता है उसमें से कितना पैसा इस उधार से मिलेगा? तो लिखना दोस्तों, उधार से अगर आपसे पूछे कितना पैसा मिलेगा तो उधार से लिख लेना 35 पैसा क्या, 35 पैसा। अगर आपसे पूछे जीएसटी से कितना मिलेगा? 16 पैसा। कितना दोस्तों? 16 पैसा। अगर आपसे पूछे कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर या फिर दोस्तों आयकर क्या, निगम कर और आयकर, इनसे कितना मिलेगा? इनसे ध्यान रखिएगा 15-15 पैसा दोस्तों प्राप्त होगा। तो बजट 2022-23 में सबसे अधिक दोस्तों प्राप्ति जो है वो होने वाली है उधार से, 35 पैसा दोस्तों प्राप्त होगा, जीएसटी से 16 पैसा, और दोस्तों निगम कर और आयकर से ध्यान रखना 15-15 पैसा प्राप्त होगा। ये तो हो गई दोस्तों प्राप्ति। अगर पूछे सबसे अधिक व्यय कहां होता है तो ध्यान रखना जो एक्सपेंडिचर है वो होगा दोस्तों उस उधार के ब्याज को चुकाने में, उसे कहते हैं ब्याज भुगतान या दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट। तो पहले स्थान पर ब्याज भुगतान, दूसरे स्थान पर दोस्तों करों में राज्य का जो हिस्सा है वो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर। अगर आपसे पूछे ब्याज भुगतान में कितना पैसा जाता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 रुपये में से 20 पैसा जो है ये दोस्तों ब्याज भुगतान में जाता है। अगर आपसे पूछे कि जो कर प्राप्त होते हैं इसमें दोस्तों जो राज्य का हिस्सा है वो ध्यान रखना, इसमें जाता है 17 पैसा क्या, 17 पैसा इसमें जाता है। रक्षा और सब्सिडी में 8 पैसा जो है ये दोस्तों खर्च होता है। फिर सुनना मेरी बात को, मैंने आपसे कहा दोस्तों कि जो बजट 2022-23 है क्या, जो बजट 2022-23 है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये अमृत काल का दोस्तों बजट है, 25 वर्ष की उसकी अवधि है। और दोस्तों इस बजट की 4 प्राथमिकता है, जिसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति में दोस्तों 7 इंजन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 7 इंजन में किस कौन कौन से इंजन है तो सड़क दोस्तों, रेलवे, वायु मार्ग दोस्तों, आपके जल मार्ग और लॉजिस्टिक है, ऐसे दोस्तों 7 इंजन है। सड़क की बात करें तो 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट 2022-23 में करना है। फिर दोस्तों रेलवे की बात करें तो 400 उत्कृष्ट वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो चलाई जाएंगी। और कवच योजना दोस्तों, कवच तकनीक के द्वारा 2000 जो किलोमीटर है क्या, 2000 किलोमीटर है उसको दोस्तों रेलवे का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि सबसे अधिक पैसा कहां खर्च होता है तो ध्यान रखना ब्याज अदायगी में दोस्तों सबसे अधिक पैसा जो है खर्च होता है। और कितना होता है? 20% जो है ब्याज अदायगी में दोस्तों खर्च होता है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर दोस्तों करों में राज्य का जो हिस्सा है जो दोस्तों 17 पैसा है, ये इसमें खर्च होने वाला है। अगर बात करूं दोस्तों सबसे अधिक
अधिक पैसा कहां से आता है? उधार जो है दोस्तों सबसे अधिक पैसा वहां से आता है, 35 पैसा दोस्तों उसमें आता है। कहां से? उधार से। जीएसटी से 16 पैसा, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो है यहां से 15 पैसा आता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कितने सेक्टर में आगामी 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन होगा? ये स्कीम जो है ना सीधा पेपर में पूछता है PIL का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा। PIL का मतलब है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये दोस्तों PIL का मतलब है। अगर आपसे पूछे इसका अर्थ क्या है, तो दोस्तों PIL का जो अर्थ है ना उत्पादन को बढ़ाना। अब तुम सोच के बताओ दोस्तों, अगर इस पेन का उत्पादन मुझे बढ़ाना है तो इसमें दोस्तों निवेश भी करना पड़ेगा और इसमें दोस्तों रोजगार भी लगाना पड़ेगा। तो तुमने एक लाइन सुनी होगी, अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों उस लाइन के बारे में। देखिए पहले तो दोस्तों हमारी जो वित्त मंत्री उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। द प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव इन 14 सेक्टर। ये है दोस्तों खतरनाक प्रश्न कि PIL कितने सेक्टर में लागू होगा? 14 सेक्टर में लागू होने वाला है। फॉर अचीविंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत हैज रिसीव्ड एक्सीलेंट रेस्पॉन्स विद पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब। सुना था ना आपने कि 60 लाख नई जॉब वो इसी के तहत हैं। 60 लाख जो नए रोजगार थे वो इसी के तहत हैं। और दोस्तों इसके साथ में इसमें लिखा हुआ है 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन अगले 5 वर्ष में दोस्तों होने वाला है। बड़ा खतरनाक सवाल है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इस योजना के द्वारा दोस्तों 14 सेक्टर के अंदर 60 लाख नए रोजगार और दोस्तों ध्यान रखिएगा 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन जो है वो दोस्तों किया जाएगा। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, पेपर में दोस्तों सवाल आएगा पर्वतमाला से आप क्या समझते हैं? क्या पर्वतमाला से आप क्या समझते हैं? अब देखिए क्या बढ़िया सवाल है दोस्तों। पर्वतमाला क्या है? एक्चुअली में दोस्तों आपने भारतमाला सुनी है, आपने सागरमाला सुना है। दोस्तों भारतमाला में क्या है? नेशनल हाईवे। सागरमाला में दोस्तों बंदरगाह। और अगर आपसे पूछे पर्वतमाला तो दोस्तों पर्वतों पर किसका उपयोग होगा? रोपवे। किसका? पर्वतों पर होता है दोस्तों रोपवे का उपयोग करते हैं। मतलब दोस्तों रोपवे देखा है आपने? वो दोस्तों एक रस्सी होती है, उसमें दोस्तों एक उड़न खटोला। हाँ अब याद आया दोस्तों, वो उड़ने वाला खटोला। क्या? उड़न खटोला जो है इसे ही दोस्तों रोपवे कहा जाता है। आपसे पूछे कि 2022-23 में कितने किलोमीटर लंबी? 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं इनका दोस्तों विकास किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कितने किलोमीटर लंबी? 60 किलोमीटर लंबी। कितनी दोस्तों रोपवे परियोजनाएं? 8 रोपवे परियोजना। इसका नाम क्या है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। पर पेपर में ऐसे नहीं, पेपर में पूछेगा पर्वतमाला से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखिएगा पर्वतमाला दोस्तों इसी योजना को कहते हैं नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक परियोजना। अगर आपसे पूछे कि भाई केन बेतवा लिंक, पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना यह विजन किसका था? यह विजन दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी। और याद करो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी इनके द्वारा एक दोस्तों क्रांति लाई गई थी जिसका नाम था अमृत क्रांति। और इस अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना। क्या? नदी जोड़ो परियोजना। इसी दोस्तों सपने को पूरा करने के लिए कौन सी
परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी है? केन बेतवा दोस्तों नदी लिंक परियोजना। अगर तुम्हें याद हो एक नदी दोस्तों कौन सी है? केन। कौन सी है? केन। एक नदी दोस्तों कौन सी है? बेतवा। कौन सी है? बेतवा। मैंने आपसे कहा था कि जो बेतवा नदी है दोस्तों, ये बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। किसमें? बुंदेलखंड में। और दोस्तों जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड जो है ये दोस्तों पानी से क्या है? संकट की स्थिति में। क्या? पानी की कमी से दोस्तों जूझ रहा है। कौन सा? बुंदेलखंड एरिया। अगर दोस्तों केन नदी का अतिरिक्त पानी कहां पहुंच जाए? बेतवा नदी में पहुंच जाए तो यहां पर दोस्तों बाढ़ की समस्या नहीं होगी, और यहां दोस्तों किसकी नहीं होगी? यहां पर ध्यान रखना, सूखे की समस्या समाप्त है। इसे कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना। और दोस्तों इसके बीच में एक टाइगर रिजर्व है और उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। इस दोस्तों बजट के अंदर आपसे पूछे केन बेतवा लिंक पर कितना पैसा खर्च होगा? 44,605 इतने करोड़ की दोस्तों परियोजना है। कितना? 44,605 करोड़ की दोस्तों ये परियोजना है। और अगर पूछे इससे कितनों को फायदा होगा तो ध्यान रखिएगा 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो अगर पूछे कुल कितनी धनराशि? 44,605 करोड़ रुपए। और अगर आपसे पूछे कितनी जमीन की सिंचाई? 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? एक्चुअली में दोस्तों ये घोषणा तो पहले हो गई, लेकिन इस बार बजट में इसका दोस्तों जिक्र किया गया। आपसे पूछे बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, बाजरे को दोस्तों क्या लिख सकते हो? मिलेट्स जो है ये भी दोस्तों आप लिख सकते हो। सन 2023 जो है ये बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष होगा। और 2016 दोस्तों ये ध्यान रखिएगा दाल का अंतरराष्ट्रीय जो वर्ष है ये 2016, और बाजरे का दोस्तों 2023 है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम ई विद्या योजना, ये भी दोस्तों बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखो बजट में तो केवल इतना बोला गया कि पीएम ई विद्या योजना के तहत, सुनना बजट में क्या कहा? पीएम ई विद्या योजना के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल का विस्तार 12 चैनलों से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 200 चैनल जो है ये दोस्तों कर दिया जाएगा। पर तुम मुझे ये बताओ, अगर आपको ये पता ही नहीं कि पीएम ई विद्या योजना क्या है तो बजट सुन के क्या उखाड़ लोगे? सवाल क्या है दोस्तों? पीएम ई विद्या योजना क्या है? एक्चुअली में दोस्तों पूरे विश्व के जो टॉप 100 है दोस्तों यूनिवर्सिटी है ना, उनके ऑनलाइन जो कोर्स है वो इस योजना के अंदर उपलब्ध है। वो आपको दोस्तों पढ़ाएंगे ऑनलाइन। तो आपसे पूछे पीएम ई विद्या योजना टॉप 100 पूरे विश्व के, ध्यान रखना लिख लो दोस्तों, विश्व की टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी हैं, 100 दोस्तों विश्वविद्यालय, वो सभी किस पर उपलब्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा वो सभी के सभी दोस्तों पीएम ई विद्या योजना पर उपलब्ध हैं। और इसके तहत एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल, अभी तक दोस्तों 12 चैनल थे, इनका विस्तार कितनों पर किया जाएगा? 200 चैनल पर दोस्तों किया जाएगा। ये आपके सामने सारी बातें जो है वो लिखी गई हैं, एक बार मैं पढ़ रहा हूं, आगे दोस्तों ये आने वाली हैं। इसी के तहत दोस्तों एजुकेशन के अंदर कहा गया एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। क्या इसी के तहत कहा गया एजुकेशन में किसकी स्थापना होगी? डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। और इस प्रकार दोस्तों डिजिटल टीचर जो है वो उन्हें पढ़ाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि दोस्तों ये देखिए पीएम ई विद्या योजना में एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पीएम डिवाइन, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? देखो एक्चुअली में बजट को दोस्तों पढ़ाने के लिए आप सोचो इस सवाल को दोस्तों बनाना पड़ा। अब देखना पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 उत्तर भारत से, ऑप्शन 2 उत्तर पूर्वी भारत से, ऑप्शन 3 दक्षिण भारत से, ऑप्शन 4 दोस्तों पश्चिम भारत से। अब जिसको इस
शब्द का मतलब पता है वो दोस्तों क्वेश्चन को निकाल लेगा। देखना, अगर बात करो डिवाइन में दोस्तों NE का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। तो ये कौन से भारत के लिए? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत के लिए। अब बात करते हैं बजट में क्या कहा गया। देखो दोस्तों, ये आपके सामने योजनाएं कौन सी? PM डिवाइन योजना। इसकी फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब दोस्तों किस क्षेत्र का विकास है? तो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इसके विकास के लिए कौन सी योजना? PM डिवाइन योजना। और कौन इसका विकास करेगा? तो दोस्तों एक काउंसिल है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। लिख लो, इसका विकास कौन करेगा? उत्तर पूर्वी परिषद है। यह भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में पूछ ले दोस्तों कि PM डिवाइन योजना का संबंध किस काउंसिल से है, तो ध्यान रखिए उत्तर पूर्वी परिषद से इसका दोस्तों संबंध है। फिर सुनना मेरी बात को, PM डिवाइन का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट करना। और दोस्तों किसके द्वारा? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर सीमा पर, इसी के साथ देखिए जो भारत की दोस्तों उत्तर सीमा है इसके आसपास जो दोस्तों गांव है, क्या उत्तरी सीमा पर जो भी दोस्तों गांव है, क्या जो सीमावर्ती गांव है, इनके विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम। अब पेपर में लिखा आ गया वाइब्रेंट। देखिए पेपर में लिखा आया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इससे आप क्या समझते हैं? एक्चुअली में ध्यान रखना, इस दोस्तों प्रोग्राम का संबंध उत्तरी सीमा पर स्थित, क्या उत्तरी जो सीमा है, उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती जो गांव है इसके विकास से संबंधित है। तो एक ही लाइन में ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा पर स्थित, उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती जो गांव है इसके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये दोस्तों स्टार्ट किया, जीवंत ग्राम परियोजना। अगला क्वेश्चन, आजादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा? याद करो, अमृत महोत्सव का संबंध 75 वर्ष, क्या है? 75 वर्ष है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित बैंक है, क्या है? जो अनुसूचित बैंक है ये दोस्तों कितने जिलों के अंदर? 75 जिलों के अंदर क्या स्थापित करेंगे? 75 दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिजिटल बैंकिंग जो यूनिट है इनकी दोस्तों स्थापना की जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कितने जिले? 75 जिले। अगर पूछे आपसे कितने वर्ष? 75 गांव। कितनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल परिसंपत्ति, लिख लो छपेगा, क्या लिख लेना दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना टैक्स सरकार के द्वारा लगाए जाने की घोषणा की गई है जो अप्रैल से दोस्तों लागू होगा? अब सुनिएगा, क्रिप्टो पर लगेगा टैक्स, कटेगा TDS। पहला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर कितने % होगी? तो ध्यान रखिएगा 30% दोस्तों होने वाली है। जो वर्चुअल लिख सकता हूं या दोस्तों डिजिटल लिख सकता हूं, या दोस्तों ध्यान रखिएगा आभासी, क्या आभासी, कोई सी भी परिसंपत्ति यहां पर लिखी आ सकती है। ध्यान रखिएगा वर्चुअल असेट्स, डिजिटल असेट्स या दोस्तों आभासी परिसंपत्ति। इन पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई कितना टैक्स दोस्तों सरकार ने इंपोज किया है, 30% जो टैक्स है वो सरकार ने इंपोज किया। सवाल को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं दोस्तों देखो बजट आप पूरा पढ़ लेना, पर इस क्लास के बाहर आपको एक भी सवाल नहीं मिलने वाला। जितना भी बजट था ना उसको निचोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए अगर पूछे 30% जो टैक्स है वो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने से हुई आमदनी पर लगने वाला है, तो ध्यान रखिएगा 30%। और RBI दोस्तों क्या जारी करेगा? डिजिटल रुपया जारी
जारी करेगा। ये भी नोट कर लो, अगर आपसे पूछ ले आरबीआई क्या जारी करेगा, तो आरबीआई दोस्तों ध्यान रखिएगा डिजिटल जो रुपया है ये दोस्तों आरबीआई जारी करेगा। और याद करो मैंने आपसे कहा था, ये देखो यहां लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत 2022-23 से होगी। पहला क्वेश्चन 30% की दर से टैक्स लगेगा, और तीसरा क्वेश्चन है डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तीन ही क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिजिटल रुपया, दूसरा क्वेश्चन 30% टैक्स, और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन, पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम आवास का मतलब दोस्तों हर घर, क्या हर घर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पीएम आवास है, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक घर पहुंचना चाहिए। इस बार दोस्तों 2022-23 में कितना 80 लाख जो है ये दोस्तों घरों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा बजट के अंदर कहा गया। क्या 80 लाख घरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, रैंप प्रोग्राम, छाप लो दोस्तों, सीधा सवाल, क्या सीधा सवाल लिखना, कतई जहर सवाल, सीधा क्वेश्चन पूछेगा रैंप प्रोग्राम का संबंध है। ऑप्शन देखिए, तकनीकी विकास से, रक्षा संबंधी विकास से, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधी विकास से, और दोस्तों चिकित्सा संबंधी विकास से। एक्चुअली में दोस्तों आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता है, क्या अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप अपने आप इसका आंसर निकाल दोगे। एक्चुअली में देखिए, आर का मतलब है रेसिंग, क्या है रेसिंग, ए का मतलब है एक्सेलरेटिंग, मतलब दोस्तों बढ़ावा देना, क्या इसका मतलब क्या है बढ़ावा देना, एक्सेलरेट करना। गाड़ी में दोस्तों क्या होता है, एक्सेलरेट होता है ना, मतलब इसको बढ़ावा देना। एम का मतलब है MSME, क्या है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कहने की बात है सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रोग्राम। तो अगर आपसे पूछ ले कि रैंप का संबंध किससे है दोस्तों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संबंधित विकास से संबंधित कौन है, ये ध्यान रखना, रैंप प्रोग्राम है। सीधा पॉइंट ध्यान रखना, रैंप में दोस्तों क्या है, रैंप के अंदर है एम, क्या है रैंप के अंदर एम, एम का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन, LIC का IPO आएगा। ये दोस्तों कहा गया कि LIC जो है इसका क्या आने वाला है, IPO। IPO का मतलब दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या है इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है ये दोस्तों किसका आने वाला है, LIC का आने वाला है। कहने की बात यह है कि जब कोई कंपनी दोस्तों पहली बार अपने जो शेयर है वो किसको, जनता के सामने रखती है, इसे दोस्तों IPO कहा जाता है। और ऐसा क्यों करती है, शेयर दोस्तों जो मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें दोस्तों लिस्टेड होने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे रिलायंस कंपनी है ना, आप दोस्तों जाओगे तो रिलायंस कंपनी के, टाटा कंपनी के दोस्तों आप जो शेयर है ना वो दोस्तों स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन अभी तक LIC के दोस्तों आप शेयर नहीं खरीद सकते। अब LIC का भी क्या आने वाला है, IPO दोस्तों आने वाला है। LIC की जो स्थापना है 1956 के अधिनियम से, MR कुमार इसके दोस्तों वर्तमान में हेड है, और मुंबई के अंदर ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों मुख्यालय, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अगर आपसे पूछ ले कि ये चारों योजनाएं किससे संबंधित है, महिला और बाल विकास से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा मिशन शक्ति, अगला क्वेश्चन मिशन वात्सल्य, अगला क्वेश्चन सक्षम आंगनवाड़ी, और दोस्तों ध्यान रखिएगा पोषण 2.0 अगर पूछे आपसे किससे संबंधित है, महिला और बच्चों के दोस्तों विकास से संबंधित है। अगला देखिएगा, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। मैंने आपको कहा भी था, याद करो कैसी खेती को बढ़ावा,
बढ़ावा दोस्तों केमिकल फ्री, क्या केमिकल जो फ्री है ऐसी खेती को बढ़ावा, मतलब दोस्तों कैसी खेती हो, जैविक खेती जो है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और आपसे पूछे कहां से स्टार्ट होगा, गंगा नदी के दोस्तों किनारे 5 किलोमीटर के कॉरिडोर से इसका उपयोग किया जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को कहां से स्टार्ट किया जाएगा, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर से इसे दोस्तों स्टार्ट किया जाएगा। एक बार वापिस आइए दोस्तों, एक बार फटाफट से देखते चलिएगा मेरे साथ में, अगले 2 मिनट में सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। आपसे कहा था 1 घंटे में जो बजट है वो दोस्तों आपको याद होने वाला है। एक्चुअली में दोस्तों बजट का मतलब क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद कौन सा है, 112, क्या है, आर्टिकल नंबर 112। निर्मला सीतारमण ने चौथी बार दोस्तों बजट पेश किया। और दोस्तों जो आपका पहला डिजिटल दोस्तों बजट है, पहला पेपरलेस जो बजट है वो दोस्तों 2021-22 में पेश किया गया। इस बार बजट की खास बात है और वो है दोस्तों अमृत काल। क्या है, अमृत काल जो है इस बार बजट की खास बात है। और इस अमृत काल का संबंध दोस्तों अगले 25 साल बाद जो आपके भारत 100 है उससे दोस्तों संबंधित है। और इस अमृत काल के लिए दोस्तों 4 प्राथमिकताएं तय की गई, जिसमें पहली प्राथमिकता पीएम गति शक्ति है, दूसरी दोस्तों समेकित विकास मतलब सबका साथ सबका विकास, तीसरी में ऊर्जा संक्रमण जलवायु परिवर्तन, ये दोस्तों तीसरी प्राथमिकता, और चौथी प्राथमिकता है निवेश के लिए वित्तीय मदद। अगर बात करें पीएम गति शक्ति की तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जो पीएम गति शक्ति है वो दोस्तों 7 इंजनों पर डिपेंड है और इसका संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। और ये जो 7 इंजन है इसमें रेल है, रोडवे है दोस्तों, एयरपोर्ट है, आपके जल मार्ग है, लॉजिस्टिक है, ऐसे 7 दोस्तों इंजन है। रोडवे की बात करो 25,000 किलोमीटर दोस्तों नेशनल हाईवे का विस्तार होगा। अगर रेलवे की बात करो 400 दोस्तों वंदे भारत जो ट्रेन है इन्हें दोस्तों विकास किया जाएगा, इनका स्थापना की जाएगी। इसके बाद रेलवे में दोस्तों कवच योजना के तहत 2000 किलोमीटर दोस्तों ट्रेन जो है आपस में एक पटरी पर एक दूसरे से भिड़े नहीं, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजकोषीय जो घाटा है, क्या जो राजकोषीय घाटा है वो कितने % दोस्तों रहने वाला है 2022-23 में, ध्यान रखिएगा वो 6.4% और दोस्तों 2021-22 में 6.9% रहने वाला है। अगर बात करें आर्थिक वृद्धि दर दोस्तों ये 9.27% रहेगी आर्थिक वृद्धि दर। और जितनी भी दोस्तों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उनमें सबसे अधिक जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भारत की दोस्तों रहने वाली है। अगर आपसे पूछे अगला पॉइंट दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 4 दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद देखिएगा सबसे अधिक पैसा कहां से आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा उधार और देयता से सबसे अधिक पैसा 35% दोस्तों आने वाला है। दूसरे पर जीएसटी है 16% और दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स जो है इनसे 15% आने वाला है। फिर अगर पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां जाएगा तो दोस्तों उस उधार की ब्याज की अदायगी में सबसे अधिक पैसा जाने वाला है जो 20% है। दूसरे पर दोस्तों शुल्क और करों में जो राज्य का हिस्सा है 17% दोस्तों वो रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम, अगर दोस्तों पूछे कितने सेक्टर के अंदर, 14 सेक्टर के अंदर दोस्तों ये योजना लागू है। प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसके साथ में रोजगार बढ़ेगा, ये दोस्तों इसका उद्देश्य 14 सेक्टर के अंदर ये लागू है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका संबंध ध्यान रखिए पर्वतमाला योजना से। और दोस्तों 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये दोस्तों इसके द्वारा स्थापित होंगे। कैन बेतवा लिंक परियोजना अमृत क्रांति की दोस्तों, अमृत क्रांति को आगे बढ़ाते हुए 44,605 करोड़ रुपए इस दोस्तों योजना के लिए है। और अगर आपसे पूछे कितनी दोस्तों सिंचाई, 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई इसके द्वारा की जाएगी। अगर बात करें बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष वो दोस्तों
2023 है। अगला क्वेश्चन पीएम ई विद्या योजना, तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों इस योजना का मतलब है 100 टॉप यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की, वो किस दोस्तों किस ऐप के अंदर है, पीएम ई विद्या योजना। और इसी योजना के तहत एक कक्षा एक चैनल दोस्तों ऐसे 12 चैनलों के स्थान पर अब दोस्तों 200 चैनल जो है होने वाले हैं। इसके बाद देखिए पीएम डिवाइन योजना, ये भी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इसका संबंध किससे है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से इसका दोस्तों संबंध है पीएम डिवाइन योजना। इसके बाद में जीवंत ग्राम कार्यक्रम, कहने की बात दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इसका संबंध क्या है, जो उत्तरी जो सीमा है इसके जो सीमावर्ती गांव है इससे दोस्तों इसका संबंध है। अगर पूछ ले 75वीं वर्षगांठ पर जो अनुसूचित बैंक है कितने जिलों में, 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स है, और दोस्तों डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, और इसी के साथ में आरबीआई जो है वो डिजिटल रुपया दोस्तों ये आपके लॉन्च करने वाला है। पीएम आवास योजना में ध्यान रखिएगा दोस्तों 80 लाख जो है घरों का निर्माण 2022-23 में पीएम आवास योजना में होने वाला है। अगर आपसे पूछे रैंप प्रोग्राम क्या है, तो रैंप का मतलब ध्यान रखना रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, कहने की बात यह दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसका डेवलपमेंट जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ दोस्तों आने वाला है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 ये महिला और बच्चों के विकास से संबंधित है। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा जो है वो दोस्तों गंगा नदी से स्टार्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों बजट है, ये बजट है जो 50 मिनट में मैंने आपके सामने रख दिया है। आप कोशिश करना और जगह देखने की दोस्तों बजट, और फिर आप इस क्लास को वापस देखना। अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, पिछली बार भी मैंने क्लास ली थी, इस बार भी ली है, माना इकोनॉमिक्स का दोस्तों मैं टीचर नहीं हूं आपके सामने, पर दोस्तों ये जो बजट है इस बजट में अगर दोस्तों सवाल बनने वाले होंगे तो इससे बाहर सवाल आपका कोई भी नहीं बनने वाला है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस बजट को आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है, मतलब मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि आपको यह बजट जो है वो समझ में आया होगा। कल मैं दोस्तों आपसे सुबह 6:15 बजे मिलने वाला हूं फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। करंट और स्टैटिक जीके की दोनों का दोस्तों धमाल उसमें होगा। इसके बाद में कल दोस्तों 8 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी है, जहां पर दोस्तों भावनाएं, जहां ज्ञान, जहां दोस्तों खेल आपके सामने होगा, जिसमें मैं स्टूडेंट से बातचीत करने वाला हूं। तो कल दोस्तों ध्यान रखिएगा सुबह 6:15 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में, और शाम को दोस्तों 8 बजे जो है वो आपको इस क्लास में उपस्थित होऊंगा। और फिर क्षमा मांगता हूं, ये कल मैं आपको पढ़ाने वाला था, पर दोस्तों कल तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन लेट हो गया। फिर भी आपके सामने मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आपका बजट पेश किया। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, जमकर पढ़ाई कीजिएगा। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जो है वो पिन कर देना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।